नरेंद्र मोदी इतनी नीच हरकत पर आ गए हैं, अपनी इतनी नीचता पर आ गए हैं कि वो उनका डर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर आज बड़ा नुकसान होने की तैयारी है। घुसपैठिया अगर वो कहना चाहते हैं तो मोदी जी, तो हम तो यही कहेंगे कि ना हम बांग्लादेश वाले हैं और ना हम चीन वाले हैं। वतन से जो करें मोहब्बत, हम वो दीन वाले हैं। और हमारे तार मोदी जी मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम तो वो है जो सूरह यासीन वाले हैं। ना कहीं हमारे यहाँ पे मुसलमानों जो पूर्व विस्तार के अंदर, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, भाजी की लाड़ी, चाय की दुकान, पान के गल्ले, इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। तो क्या मुसलमान होना हमारा गुनाह है? क्या हमको अछूत करके रखा है? बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए कि देश का प्रधानमंत्री जब चुना जाता है तो वो एक सांसद के तौर पर चुना जाता है, फिर सांसद से वो प्रधानमंत्री बनता है। तो जब वो उसको वोट देते हैं तो हिंदू मुस्लिम और सभी हिंदुस्तान के धर्म वाले वोट दे करके उसको दिल्ली भेजते हैं। फिर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। और देश का प्रधानमंत्री एक संसद की सीट हासिल करने के लिए, खुद की सीट हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दे को बीच में लाते हैं। तो इससे पता भी चलता है कि विकास वाले जो काम थे वो ठप होते नज़र आ रहे हैं। अब जैसा कि अभी राजस्थान के अंदर एक सभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठी है और बच्चा पैदा करने की मशीन बोलते हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि बाहर मुल्क के लोग हिंदुस्तान के जब प्रधानमंत्री की ये स्पीच सुनते हैं तो उनको शर्म आती होगी कि हम कैसे मुल्क से व्यवहार भी कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल व्यवहार चलता है तो व्यवहार करने में भी उनको शर्म आती होगी कि हम ऐसे देश में व्यवहार कर रहे हैं कि जहाँ पे मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जाता है, उनकी माँ बहनों को बच्चा पैदा करने की मशीन कही जाती है। ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट करने की, जो हिंदू वोट बैंक को अपनी साइड घसीटने के लिए प्रधानमंत्री ने जुमले का इस्तेमाल किया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। 400 पार का वो उनका सपना है, क्योंकि गांव देशों में आप देखो तो वहाँ पे ठेले वाले भी आते हैं कुर्सी बेचने, तो वो भी 400 रुपये कहते हैं, बाद में 100-200 रुपये में चले जाते हैं। अभी वो लोग चल रहे ना कि 160, तो मुझे लगता है कि वो 160 उन्हीं के लिए बनाया है, वो नहीं है। वो 160-200 में बहुत हो जाएंगे, वो 400 पार कोई हंसी खेल नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम समाज नाराज है, क्षत्रिय समाज नाराज है। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद पूर्व सीट की अगर हम बात करें लोकसभा की, तो अभी हम जो है रखियाल विस्तार में पहुंची हमारी टीम। कलंदरी मस्जिद के पास में मच्छी मार्केट आया हुआ है, वहाँ तमाम समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं। तमाम से हम सवाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सीट की बात करें तो 2014 में परेश रावल को कैंडिडेट बनाया था, जीत कर आए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बदला था। उसके अभी की जो बात करें तो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को रिपीट किया है। कांग्रेस की बात करें तो रोहन गुप्ता को टिकट मिला था, लेकिन रोहन गुप्ता ने दल बदल लिया। उसके बाद जो है कांग्रेस ने जो है कैंडिडेट बदल के अहमदाबाद शहर प्रमुख हिम्मत सिंह पटेल को टिकट यहाँ पर से दिया हुआ है। सीधा हम लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ हकीकत है यहाँ के विस्तार की, किस तरह से आप देखते हो विकास को लेके, कितना वंचित है ये विस्तार? मैं अगर विस्तार की बात करूं तो हमारा विस्तार एक गरीब और पूरे देश से आए हुए अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। हर समाज के लोग इस विस्तार में, ये लोकसभा विस्तार एक ऐसा विस्तार है जहाँ पर हिंदी भाषी जाता है, क्योंकि राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, सभी स्टेट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और गरीबी अवस्था का ये एक इलाका है यहाँ पर। मैं अगर विकास की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है ऐसा, क्योंकि जो भी सांसद यहाँ पर चुन करके आता है वो चुनने के बाद अपने आप को भूल जाता है कि मैं यहाँ पर किसी ने यहाँ पर चुनकर भेजा हूँ, तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। किस तरह से इस सीट को देखते हैं? अगर रोहन गुप्ता को यहाँ से जो है, रोहन गुप्ता ने तो दल बदल लिया, टिकट दिया था कांग्रेस ने। अगर रोहन गुप्ता ने समय सूचकते दल ना बदला होता तो सूरत वाली यहाँ पर रिपीट हो सकती थी घटना। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। ये आपका जो सवाल है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि रोहन गुप्ता जिसके ऊपर कांग्रेस ने पिछले, इसके फादर के ऊपर भी पिछले 30 सालों से इनके ऊपर विश्वास रखा, और इनको विश्वास रखने के बाद कांग्रेस ने इनको टिकट दिया। आज रोहन गुप्ता अगर समय सूचक था, यानी समय से पहले ये लोग चले गए, अगर नहीं गए होते तो शायद यहाँ पर भी सूरत वाली हो जाती। ये वही विस्तार है और ये वही विधानसभा की सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक तरफ कांग्रेस ने जोर लगाया था,
अपनी सीट को जो है टेका समर्थन जाहिर करने के लिए। तो AIMIM की पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस ने यहाँ पे फोड़ा हुआ था और उस समय सूचक थे, वहाँ पर भी विधानसभा में कांग्रेस को समर्थन मिला था, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। देखिए, जहाँ विधानसभा की अगर आप बात करते हैं ना, तो विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एड़ी चोड़ी के यहाँ पर दम लगा दिए थे। नो डाउट कांग्रेस ने अपना दम पूरा लगाया और वो MIM के कैंडिडेट को खरीदे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। आज की जो सिचुएशन है लोकसभा की, इस लोकसभा के सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट चुके हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर अपनी स्पीच दी और इस देश के जो माइनॉरिटीज़ को आज भला बुरा कहा, उनको यहाँ तक कि आतंकवादी के नाम से भी संबोधा गया। वो नरेंद्र मोदी इतनी नीच हरकत पर आ गए हैं, अपनी इतनी नीचता पर आ गए हैं कि वो उनका डर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर आज बड़ा नुकसान होने की तैयारी है। डर बता रहा है, एक तरफ आप बता रहे हो कि डर बता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं तो वो 400 पार के सपने क्यों देख रहे हैं? अरे ये तो उस वाली हो गई भाई कि खाली घर बैठे बैठे सपने देख ले। 400 पार कोई हंसी खेल बात है कि 400 पार ये सिर्फ और सिर्फ इनका नारा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ेगा अब की बार। जी चौकस से तो भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा एक सपना रहेगा और करारी हार का सामना करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों की ये राय है। यहाँ पर एक लोगों के साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। कैसे देखते हो जिस तरह से देश में धर्म की राजनीति चलती है, समुदायों को टारगेट किया जाता है, क्षत्रिय समाज नाराज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिनकी हम बात करें तो प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, कैसे देखते हो? गलत है ये इस तरह की बातें करना, क्योंकि मुसलमान इस देश में अछूत नहीं है। मुसलमान इस देश के अंदर सबसे पहले तो देश आज़ाद कराने में हमारे पुरखों की कुर्बानी थी इसमें, और मुसलमानों ने जितना यहाँ पे उनका इतिहास है, आज आप देखा जाए तो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किले हैं, सब मुसलमानों की देन है। जिस लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और हर साल जो 26 जनवरी 15 अगस्त का महापर्व मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार, तो वो भी मुसलमानों की देन है। तो इस तरह से हमको घुसपैठिया कहना तो ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, मुसलमानों के भी है। उनको चाहिए कि सबको लेकर साथ में चले। अभी उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो यहाँ कहीं से कहीं तक है नहीं, क्योंकि जो आप लोकसभा की बात कर रहे हो यहाँ पे तो 2 बार से यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं और उसके बाद कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारती है, लेकिन बीजेपी की ही सीट जीतती है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मुसलमानों जो पूर्व विस्तार के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, भाजी की लाड़ी, चाय की दुकान, पान के गल्ले, इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। तो क्या मुसलमान होना हमारा गुनाह है? क्या हमको अछूत करके रखा है? आप देखा जाए तो ब्रिज के उस पार जो पश्चिमी विस्तार है वहाँ पर बड़े बड़े ब्रिज बना दिए जाते हैं। न्यू रानी बाग देख लो, न्यू भोपाल देख लो, तो पूर्व विस्तार के अंदर ये कचरे की लाइन, ड्रेनेज की लाइन और इतनी समस्या, यहाँ का मुसलमान का इतना भी गया बीता है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटियों के लिए यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है पढ़ने के लिए, और हमको भाजपा के राज में ये बलात्कार के इतने केस होते हैं कि हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमको डर लगता है कि हम ब्रिज के पास उस पार भेजे कि नहीं भेजे। तो कहीं ना कहीं मुसलमान समाज कांग्रेस से भी और बीजेपी सब लोगों से पीड़ित है। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुसलमानों का शोषण ही हुआ है यहाँ पे। अगर कोई तीसरा फ्रंट यहाँ पे लड़ता तो शायद हम उसकी तरफ देखते। तो मुसलमानों का शोषण हुआ है, तीसरा फ्रंट लड़ता, उसकी तरफ आप देखते हैं। इसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार का सपना भी देखती है। 400 पार का वो उनका सपना है, क्योंकि गांव देशों में आप देखो तो वहाँ पे ठेले वाले भी आते हैं कुर्सी बेचने, तो वो भी 400 रुपये कहते हैं, बाद में 100-200 रुपये में चले जाते हैं। अभी वो लोग चल रहे ना कि 160, तो मुझे लगता है कि वो 160 उन्हीं के लिए बनाया है, वो नहीं है। वो 160-200 में बहुत हो जाएंगे, वो 400 पार कोई हंसी खेल नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम समाज नाराज है, क्षत्रिय समाज नाराज है, उसके बाद में यहाँ गुजरात के अंदर भी कई जगह पे उनका विरोध भी हो रहा है। तो इस तरह से 400 पार करना वो एक अलग बात थी। इस बार मोदी जी के साथ में यहाँ पे प्रधानमंत्री है, वो अपनी उस पर फेल हो गए। जो 15 लाख का उनका जुमला था वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। इलेक्ट्रिक बॉन्ड, यानी उन लोगों ने बॉन्ड में भी इतना घोटाला किया है कि भ्रष्टाचार उभर के आया है। तो कहीं ना कहीं वो 400 पार में
सफल नहीं होंगे। ये 400 पार का जो नारा है वो मुश्किल से 100 या 200 से उसमें होगा। और अगर उसके बाद भी इंडिया गठबंधन आता है तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे तो हम मुसलमानों के लिए भी बताइए आप क्या गारंटी देना चाहते हो, क्योंकि इसी गुजरात के अंदर देखा जाए तो इस महीने के अंदर 4 से 5 बार मॉब लिंचिंग हो गई है। कभी देखा जाए तो वाड़ज में रिक्शा वालों को मार दिया जाता है, कोई चाय की होटल पे, और कल ही रात की एक घटना है। तो मुसलमानों को अगर तुम गाय के नाम पर या फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर या फिर धर्म परिवर्तन के नाम पर इस तरह मारोगे और विपक्ष खामोश रहता है तो कहीं ना कहीं तो हम उनसे भी नाराज है। तो यही कहेंगे कि सरकार किसी की भी बने, चाहे इंडिया गठबंधन आए चाहे मोदी आए, लेकिन मुसलमानों का इसमें क्या रोल रहेगा और हम लोगों को किस तरह से यहाँ पर रिहा जाएगा वो हमें देखने की बात है। क्योंकि मोदी जी हमें घुसपैठिया कहते हैं और विपक्ष वो हमारी आवाज़ नहीं उठाता। कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि हम मुसलमानों की तरफ जाएंगे तो हिंदू वोट हमारा खिसक जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमान तो इस देश में पीड़ित है और था। घुसपैठिया अगर वो कहना चाहते हैं तो मोदी जी, तो हम तो यही कहेंगे कि ना हम बांग्लादेश वाले हैं और ना हम चीन वाले हैं। वतन से जो करे मोहब्बत हम वो दीन वाले हैं। और हमारे तार मोदी जी मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम तो वो है जो सूरह यासीन वाले हैं। चलो, तो कहीं ना कहीं ये अहमदाबाद पूर्व की सीट है जहां पर जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों से ही नाराज़ है। और इनका ये कहना भी है कि मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, चाहे इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी आते हों यहाँ पर अपना कैंडिडेट देते हों या फिर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का सपना देखती हो। सीधा हम युवाओं से बात करेंगे, एजुकेशन को आपके विस्तार में किस तरह से देख रहे हो? पहले तो आप बताओ, मैं आप ये पूर्व विस्तार के अंदर आप खड़े हैं तो ये पूर्व विस्तार की जो सीट है इसके ऊपर पहले 2 बार से सांसद रह चुके हमारे भाजपा के सांसद हैं, तो उनके उसमें कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ा एजुकेशन का मुद्दा आपने बताया, तो हमारे एरिया के अंदर एक भी ऐसी कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि हमारे एरिया में कोई भी कॉलेज नहीं है। इसके लिए हमारे को ब्रिज के उस पार जाना पड़ता है। और भाजपा के शासन के अंदर आप देखिए तो बलात्कार के केस इतने हैं कि हम हमारी माँ बहन बेटियों को वहाँ भेजने से डरते हैं। आप देखिए गुजरात के अंदर कई मॉब लिंचिंग हुई है। पिछले यही महीने के अंदर 4 से 5 मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है, कल रात को ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ना भाजपा हमारे लिए खड़ी है ना विपक्ष हमारे लिए खड़ा है। ये तो वही मौन की बात है। इसके लिए तो ना भाजपा हमारे बोलती है ना ही विपक्ष हमारे लिए कुछ बोलता है। तो हम तो दोनों से ही नाराज़ हैं। जी, मैं फिर एक बार बताऊं कि जनता दोनों पक्ष से नाराज़ है। अगर तीसरा दल यहाँ कोई चुनावी मैदान में उतरता लोकसभा में तो शायद हो सकता कि उन्हें थोड़ी सी जीत की उम्मीद नज़र आती। क्या कहोगे, किस तरह से देखते हो? मुस्लिम समाज के जो है टारगेट किया जा रहा है बड़े नेताओं के द्वारा, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अब तो बहनों के मंगलसूत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये हम इसी तरीके से देखते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए कि देश का प्रधानमंत्री जब चुना जाता है तो वो एक सांसद के तौर पर चुना जाता है, फिर सांसद से वो प्रधानमंत्री बनता है। तो जब वो उसको वोट देते हैं तो हिंदू मुस्लिम और सभी हिंदुस्तान के धर्म वाले वोट दे करके उसको दिल्ली भेजते हैं। फिर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। और देश का प्रधानमंत्री एक संसद की सीट हासिल करने के लिए, खुद की सीट हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दे को बीच में लाते हैं। तो इससे पता भी चलता है कि विकास वाले जो काम थे वो ठप होते नज़र आ रहे हैं। अब जैसा कि अभी राजस्थान के अंदर एक सभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए है और बच्चा पैदा करने की मशीन बोलते हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि बाहर मुल्क के लोग हिंदुस्तान के जब प्रधानमंत्री की ये स्पीच सुनते हैं तो उनको शर्म आती होगी कि हम कैसे मुल्क से व्यवहार भी कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल व्यवहार चलता है तो व्यवहार करने में भी उनको शर्म आती होगी कि हम ऐसे देश में व्यवहार कर रहे हैं कि जहाँ पे मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जाता है, उनकी माँ बहनों को बच्चा पैदा करने की मशीन कही जाती है। ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट करने की, जो हिंदू वोट बैंक को अपनी साइड घसीटने के लिए प्रधानमंत्री ने जुमले का इस्तेमाल किया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। निंदा के साथ साथ अगर किसी के ऊपर नॉर्मली हमारे मुसलमान धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी पर नॉर्मली एक अशार पढ़ने पर केस होते हैं और उन्हें पासा जैसे गलत कानून में फंसा करके पासा में भेज दिया जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जुमले का इस्तेमाल किया, इसमें चुनाव आयोग को भी कंप्लेन गई और एक महिला ने कोई जगह पे से कंप्लेन भी की, उसके बाद भी उसकी कंप्लेन पर अमल नहीं किया जाता। सूरत के अंदर कुछ ना कुछ फोल्ड निकाल के उम्मीदवारों को डरा धमका के तमाम उम्मीदवारों के फॉर्म वापस ले लिए जाते और भारतीय जनता पार्टी को जीत दे दी जाती है। तो भाई इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जिस सीट से लड़ रहे वहाँ पर भी इस तरीके से करो कि देश के प्रधानमंत्री पर जो कलमें लगती है धर्म के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाने के जो केस हुए उस पर एक्शन चुनाव आयोग को भी लेना चाहिए।
जी चौक्स से तो लोकशाही की जब यहाँ हनन होता है, किस तरह से देखते हो लोकशाही बची रहेगी या फिर आने वाले दिनों में ये लोकशाही जो देश है वो भी खत्म होगा? सूरत की जो सीट से देखा जाए तो एक तरीके से जो संविधान का एक अधिकार है वोट डालने का, तो सीधा सीधा यही देखा जा रहा है कि जो वहाँ के कलेक्टर ने सीधी जीत दे दी कि कोई भी उम्मीदवारों ने फॉर्म नहीं भरा, किसी वजह से कैंसिल हुआ। तो ये एक तरीके से सूरत के लोगों का जो एक हिंदुस्तान में एक डेमो दिखाया गया कि हम जो लोकशाही अधिकार है आपका वोट डालने का, हम किस तरह छीनेंगे। तो इससे देश की जनता को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एक सूरत की सीट नहीं, अभी तो देश की सब सीटें बाकी है और आने वाले अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आगे इसी तरीके से संविधान के जो अधिकार है वो हर अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो इसमें अब इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट डालना चाहिए कि अगर वोट किसको डाला जाए। तो ऐसे समय पे आप किस तरह से देखते हो, लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? आपके अहमदाबाद पूर्व के विस्तार के तो जो लोग हैं तमाम पक्ष से नाराज़ है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, तो आप फिर वोट किसको देंगे और वोट करने की अपील कैसे करोगे आप लोगों को प्रोत्साहित? अब इसमें तो ऐसा है कि पहली बात तो कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि वो सत्ता में आए और विपक्ष में रह के भी कहीं ना कहीं डरती है कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है कि कहीं हम मुसलमानों के मुद्दे पे बोलेंगे तो हिंदू वोट कट जाएंगे, हिंदू के मुद्दे पे बोलेंगे तो मुस्लिम वोट कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर भी इसी तरीके से उम्मीदवार से लोग नाराज़ है क्योंकि ये एमएलए और मेयर रह चुके उम्मीदवार है, उसके बाद भी कुछ काम माइनॉरिटीज़ के लिए ना माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पे बोला गया है। तो लेकिन अब वोट डालना तो अधिकार है, वो अधिकार पर तो अमल करना पड़ेगा। तो हम लोगों से तो यही कहेंगे कि 7 मई को जो वोटिंग का दिन है उसमें वोट डालने ज़रूर जाए और आपको जिसको डालना है उसे उम्मीदवार पसंद नहीं है तो एक ऑप्शन दे दिया गया है नोटा का। आप अगर नोटा का भी डालते हैं तो इससे भी कुछ वोटिंग काउंटिंग होती है, तो इससे आने वाले इलेक्शनों में पार्टियों को भी लगेगा कि अब उम्मीदवार कैसे खड़े करना चाहिए। लेकिन जो अधिकार है अधिकार से पीछे ना हटे क्योंकि माइनॉरिटीज़ में यही तकलीफ रहती है कि वोट डालने से काफ़ी पीछे रह जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो मैं माइनॉरिटीज़ लोगों से ये अपील करूँगा कि वोट डालने ज़रूर जाए। जी चौकस से तो माइनॉरिटी नाराज़ तो ज़रूर है, लेकिन नोटा का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ के लोगों का, सामाजिक आगेवानों का कहना है कि वोट डालने ज़रूर जाए, अपने जो है लोकशाही अधिकारों का उपयोग करें। और जब चुनाव है 7 मई के दिन तो उस वक्त आप निकले, सुबह में गर्मी का मौसम है तो सुबह में जल्दी निकले, युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ज़रूर आप वोट डालने निकलिए। हमारी चैनल के माध्यम से भी हम आप तमाम को अनुरोध करते हैं कि आप 7 मई को ज़रूर से वोट देने निकलेगा। भले ही आपकी नाराज़गी किसी भी पक्ष से हो, लेकिन ऑप्शन और भी हैं आपके पास, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो चाहे नोटा का ऑप्शन हो, उसका इस्तेमाल करें।